हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर पर सभी का स्वागत है। आज फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए जिसके अंदर 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों की चर्चा की जाएगी जो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हम 30 ऐसे क्वेश्चनों की बात करने वाले यहाँ पर जो आपका प्रश्न पत्र का खंड अ है, जो एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, जिन क्वेश्चनों के आने के चांस अधिक हैं, हम ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए हैं। तो हमें इस प्रकार के क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करना है ताकि हमारे प्रश्न पत्र का खंड एकदम अच्छे से तैयार हो जाए और उसमें कोई नंबर ना कटे। इसलिए दोस्तों, इन क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से पढ़ना है, आपको साथ में इसके आंसर देने की प्रयास करने हैं और पता करना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं और चेक भी करना है। और अंतिम में आपको वीडियो के अंदर कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चनों के आंसर पहले से आ रहे थे और साथ में जिनका नहीं आ रहा है उनकी अच्छे से तैयारी भी करें। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो डायबिटीज या मधुमेह रोग होता है जो हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जिसकी वजह से, जिसकी कमी से और या फिर अधिकता से भी ऐसे प्रकार की हमें एक बीमारी हो जाती है। तो हमें पूछा है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन हार्मोन निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो उस इंसुलिन की कमी से ही हमारे अंदर मधुमेह रोग होता है। तो किस हार्मोन की वजह से? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमें मधुमेह रोग होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी पर बने बांध का नाम बताइए। तो ठीक है ना, ऐसे दो क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एक गंगा नदी पर बने बांध का नाम बताइए या फिर पूछ लेते हैं नर्मदा नदी पर बने बांध का नाम बताइए। तो गंगा नदी पर सबको पता होना चाहिए कौन सा बांध है, टिहरी बांध। वैसे नर्मदा नदी पर पूछ लिया जाए आपको तो क्या बताओगे आप? सरदार सरोवर बांध। तो दोनों भी आपको याद रखना है। तो गंगा नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है, कौन सा बना है? टिहरी बांध। और पूछ लिया जाए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है तो आपको बताना है सरदार सरोवर बांध। फिर अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो हमारे घरों में काम लेने वाले फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, उसमें किस प्रकार की गैस या रसायन का काम में लेते हैं। तो ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न भी है। और इसकी कारण क्या होती है, हमारे पृथ्वी के अंदर मौजूद जो हमारे पराबैंगनी किरणें आ रही है सूर्य से, उनसे हमें रक्षा भी करती है। तो उस परत जो क्या है, ओजोन परत, उसको अपक्षय करना का भी ये कार्य करती है। तो रेफ्रिजरेटर में कौन से रसायन का उपयोग किया जाता है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्या करती हैं, हमारे ओजोन परत का अपक्षय करने के भी इसका कारण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम बताइए। तो सबको पता होना चाहिए ये प्रचलित नाम। तो ये प्रचलित नाम जो आपके बुक के अंदर दे रखे हैं 4-5, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। तो इसका प्रचलित नाम क्या है बताइए? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण, जो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, या फिर इसको बोलते हैं एक अन्य नाम ब्लीचिंग पाउडर, ये भी याद रखना है। तो CaOCl2 का प्रचलित यौगिक का नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक संकर एवं द्विसंकर प्रारूप में लक्षण प्रारूप का अनुपात बताइए। एक संकर क्रॉस है, द्विसंकर क्रॉस है, उसके अंदर जो लक्षण प्रारूप निकलता है उसका अनुपात बताना है। तो आपको पता होगा एक संकर क्रॉस के अंदर हम जब लक्षण प्रारूप निकालते हैं तो उसका लक्षण प्रारूप कितना निकला? 3:1। तो एक संकर क्रॉस का लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है 3:1 और द्विसंकर का लक्षण प्रारूप हम देखते हैं कितना निकलता है? 9:3:3:1। तो ये भी याद रखना है। ऐसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक संकर का लक्षण प्रारूप क्या है और द्विसंकर का लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या है। तो एक संकर का क्या होगा? 3:1 और द्विसंकर का हो गया 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र का क्या नाम है। तो हम परिपथ के अंदर जब विभवांतर मापते हैं तो हम किस उपकरण का काम में लेते हैं? तो किसको लेते हैं? वोल्ट मीटर को। किसको लेते हैं? वोल्ट
मीटर को। और इसके संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बहुत बार कि इसको परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम। तो ये भी याद रखना है, इसको हम जोड़ते हैं समांतर क्रम के अंदर या पार्श्व क्रम। तो ये भी याद रखना है, इससे संबंधित क्वेश्चन है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो आप ये भी याद रखना कि इसको पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। या इसको विद्युत वोल्ट विभवांतर मापने वाले उपकरण का नाम क्या है, वोल्ट मीटर है। और धारा मापने को क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं, जिसको हम किसमें जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ते हैं। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये भी आपको याद रखना है कि एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर क्या मापता है, विभवांतर मापता है। एमीटर क्या मापता है, धारा मापता है। कौन सा हार्मोन शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है, आपातकालीन हार्मोन, ठीक है ना। तो आपातकालीन हार्मोन जो हमारे शरीर को लड़ने के लिए तैयार करता है, हमारे शरीर में एकदम एनर्जी लाता है। ऐसा काम कौन सा हार्मोन करता है, तो आपको याद रखना है एड्रीनलिन हार्मोन। कौन सा, एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन। तो ये हार्मोन होता है जो हमारे शरीर के लड़ने के लिए तैयार करता है या हमारे शरीर को आपातकालीन स्थिति में तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य करता है। तो मानव के अंदर जो श्वसन वर्णक, उसका कार्य कौन करता है, ऑक्सीजन को ले जाने लाने का काम कौन करता है, आपको पता होगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो मनुष्य में श्वसन वर्णक का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये मनुष्य का श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त के अंदर ऑक्सीजन की परिवहन करने में सहायता करता है। जठर रस की पीएच क्या है, तो हमारे आमाशय के अंदर पाए जाने वाला जठर रस होता है, उसकी पीएच क्या है। और इतनी कम पीएच होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो भोजन के अंदर कुछ कीटाणु भी चले जाते हैं, इस इतने कम पीएच के कारण उन जीवाणुओं को भी या रोगाणुओं को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो हमारे जठर रस की पीएच क्या होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, 1.2 पीएच होती है, ठीक है ना। तो 1.2 पीएच होती है हमारे आमाशय के अंदर जठर रस की। फिर मुझे एक संश्लेषित सूचक का नाम बताइए। तो संश्लेषित सूचक का नाम क्या लिख सकते हो, जैसे कि मेथिल ऑरेंज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और एक अन्य नाम भी है फिनोप्टलेथिन, फिनोप्टलेथिन। एक पूछे आप, दोनों में से आप भी एक याद रख सकते हो, दोनों भी याद रख सकते हो, कभी ये दो भी पूछ ले जाए। तो फिनोप्टलेथिन, फिनोप्टलेथिन, अदुप फिनोप्टलेथिन। तो ये याद रखना है। तो संश्लेषी सूचक दो मैंने यहाँ पर बताया, एक नाम पूछा है, एक संश्लेषी सूचक का नाम बताइए। तो एक हो सकता है मेथिल ऑरेंज हो गया, और दूसरे का नाम फिनोप्टलेथिन, फिनोप्टलेथिन ये एक संश्लेषी सूचक का नाम है। उसी प्रकार आपको प्राकृतिक सूचक का भी पूछ सकते हैं। सूचक क्या होते हैं, जो किसी भी पदार्थ के अंदर अम्ल सार इसके बारे में बताता हो, ये अम्ल है या सार है या फिर वो उदासीन है, इस चीज के बारे में हमें बताते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम होता है। तो हमने संयोजन पढ़े थे, एक श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, एक समांतर क्रम संयोजन पढ़ा था। तो किस क्रम के अंदर, किस संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होता है, अधिकतम किसमें होता है, तो आपको पता होगा श्रेणी क्रम में सबसे अधिकतम प्रतिरोध होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, कम। तो ये भी याद रखना कि किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध कम होता है, तो समांतर क्रम में। और पूछ लिया जाए किस संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अधिकतम होता है, तो श्रेणी क्रम में। तो याद रखना है श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीव द्वारा गंगा का जल संदूषित होना बताया गया है। कौन सा ऐसा जीवाणु जिसकी वजह से गंगा का जल संदूषित होना बताया गया है, वही जो हमारी आंत के अंदर पाए जाते हैं। कौन सा है, कोलीफॉर्म। कौन सा, कोलीफॉर्म। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे आंत के अंदर कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो कोलीफॉर्म वही जीवाणु है जो गंगा को संदूषित कर रहा है। तो कौन सा, कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म जीवाणु। तो ये जीवाणु जो गंगा के जल को संदूषित करता है। फिर पादप के कोई दो अपशिष्ट उत्पादों के नाम बताइए। पादप के अंदर ऐसे कौन से दो अपशिष्ट उत्पाद है, उसका नाम बताना है। तो कौन से हो सकते हैं, सभी को पता होना चाहिए अपशिष्ट उत्पाद जो निकलने वाले। एक तो गोंद हो गया, जिसको हम खाते भी हैं, उनके अपशिष्ट पदार्थों को।
तो गोंद एक हो गया रेजिन, रेजिन। तो ये दो ऐसे उत्पाद हैं पादप की, और भी हैं लेकिन दो ही पूछा है, तो एक गोंद हो गया, एक रेजिन हो गया। तो ये पादप अपशिष्ट उत्पाद हैं जिसको हम खाते भी हैं। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो सोचने का काम करता है, किसी भी बात को सोचता है, और ठीक है ना। तो कौन सा भाग हो गया, अग्र मस्तिष्क। कौन सा हो गया, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क भाग है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर सोचने का काम करता है। तो याद रखना दोस्तों कि मस्तिष्क का मुख्य रूप से सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई का पूरा नाम बताइए। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एमआरआई का पूरा नाम। तो याद होना चाहिए मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस आई का इमेजिंग, ये इसका पूरा नाम है। तो एमआरआई का पूरा नाम हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमारे विद्युत, देखो पीछे वाले जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कभी पूछ ले जाए कि विद्युत जनित्र का चित्र बनाई, विद्युत जनित्र का किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर उद्देश्य के अंदर दिक् सूचक का क्या कार्य है। ऐसे तो बड़े वाले क्वेश्चन जो पीछे आते हैं वो पूरा एक क्वेश्चन ही होता है, उसी क्वेश्चन के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। तो ऐसी चीजों पर वहां पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो प्राकृतिक सूचकों के नाम बताइए। देखो अभी किसी क्या सा पूछा था कि किसी एक संश्लेषी सूचक का नाम बताइए, जिसमें हमने क्या बताया, मेथिल ऑरेंज फिनोप्थेलेथिन बताया था। तो अभी ये पूछा है कि दो प्राकृतिक सूचक, तो कौन से हो गए। देखो एक तो प्राकृतिक सूचक आप सभी को बताया, हमेशा घर पे काम लेते हैं, हल्दी, ठीक है ना, जिसको हम अगर सोडे के साथ काम में हाथ लगाते हैं तो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। फिर एक है कौन सा, सबको बताएं, लिटमस पत्थर। कौन सा, लिटमस पत्थर, लिटमस पत्थर। तो ये हो गए दो मुख्य रूप से प्राकृतिक सूचक, हल्दी व लिटमस पत्थर। जैसे कि एक लाल पत्ता गोभी भी हो सकता है, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, ये भी एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है ना। तो हल्दी, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, ये सारे प्राकृतिक सूचकों के अंदर आते हैं, जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं पदार्थ, उनसे हम सूचकों से पता लगाते हैं कि कौन सा अम्ल है या सार है, ऐसी चीजों का। फिर सोल्डर किन दो धातुओं का मिश्रण है, सोल्डर किन दो धातुओं से मिलकर बना होता है। तो SN व PB व SN, ठीक है ना। तो लेड प्लस टिन, तो लेड प्लस टिन इन धातुओं से मिलकर क्या बनी होती है, सोल्डर बना होता है। तो सोल्डर किससे बना होता है, लेड प्लस टिन, लेड प्लस टिन, SN और PB। फिर बेंजीन का सूत्र बताइए, बेंजीन का क्या सूत्र है। तो बेंजीन की संरचना सभी जानते हो ना, सर्किल वाली संरचना होती है ऐसी। तो ये बेंजीन की संरचना होती है, तो इसका क्या बनाना है, सूत्र बताना है आपको। तो C6H6, ये बेंजीन की संरचना का सूत्र है। बेंजीन का सूत्र क्या है, C6H6। तो ये बेंजीन का सूत्र भी याद रखना है। CNG का पूरा नाम बताइए, CNG का पूरा नाम बताइए, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये CNG का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्वारेजिया क्या है। तो एक्वारेजिया क्या होता है, एक तो होता है सांद्र HCl, सांद्र HCl, एक होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो ये अम्ल होता है जिसका अनुपात होता है 3:1।
तो इन दोनों प्रकार के अम्लों को जब हम 3:1 में मिलाते हैं तब वो जो विलेन बनता है उसको हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। ये भभकता द्रव है और जिसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये सोने व प्लेटिनम को भी पिघला सकता है। किसको? सोना व प्लेटिनम को भी पिघला सकता है, प्लेटिनम। इसलिए लोग हमारे घरों के अंदर आते हैं, सोना चांदी आभूषण को चमकाइए, उस समय यही प्रकार का, इसी प्रकार का ये विलेन काम लेते हैं जो हमारे सोने व चांदी को चमकाने के चक्कर में उसको पिघला के लेके भी चले जाते हैं। तो सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1। तो ये भी ध्यान रखना, कभी ऐसा हो जाता है कि भी एक्वा रेजिया के अंदर HCl सांद्र व HNO3 का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है, 1:3 होता है। तो ये भी ध्यान रखना, HCl का 3 अनुपात होता है, सांद्र HNO3 का 1 अनुपात होता है, जो सोने में प्लेटिनम को पिघलाने जैसी इसके पास क्षमता होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का पूरा नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो DNA का पूरा नाम याद रखना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है? तो फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? एक तो हो गया टिन और एक हो गया सीसा, ठीक है ना। तो सीसा, टिन, एसन टिन व सीसा, इन दोनों से मिलकर फ्यूज तार बना होता है और जिसका गलनांक क्या होता है? जिसका गलनांक कम होता है, ताकि अगर आगे उपकरण में शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाए तो फ्यूज पहले ही टूट जाए या उसका परिपथ टूट जाए, पिघल जाए। तो एसन टिन व सीसा जिसका गलनांक क्या होता है? कम होता है, गलनांक कम। फ्यूज का गलनांक अधिक होगा तो फिर उपकरण जल जाएगा, इसलिए फ्यूज का गलनांक क्या होता है? इस प्रकार की धातु का बना होता है कि उसका गलनांक कम होता है, जैसे कि टिन व सीसा से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी का रासायनिक सूत्र लिखो। फिटकरी का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है? K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो ये फिटकरी का रासायनिक सूत्र है, थोड़ा बड़ा है फिर भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाए फिटकरी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। फिर अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य है? गैल्वेनोमीटर का क्या कार्य है? तो ध्यान रखना दोस्तों, गैल्वेनोमीटर क्या करता है? विद्युत धारा, परिपथ के अंदर विद्युत धारा को संसूचित करता है, विद्युत धारा को बताता है कि परिपथ में है या नहीं। तो परिपथ में विद्युत धारा को संसूचित करता है, परिपथ में विद्युत धारा को संसूचित करता, तो परिपथ में क्या करता है? विद्युत धारा को संसूचित करता है, बताता है कि है या नहीं, ये गैल्वेनोमीटर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। क्या है? होमो सैपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो गया होमो सैपियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही जी, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यार ध्यान रखना दोस्तों, 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? और इस प्रकार ये क्वेश्चन ये भी है कि जो विद्युत हीटर होता है वो उसके अंदर जो तार काम में आता है वो किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो किसका बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। तो ये बना होता है टंगस्टन। तो टंगस्टन का बना होता है, जिसका गलनांक क्या होता है? उच्च होता है, जो कि
पिघलता नहीं तो बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए टंगस्टन धातु को मिश्र धातु से मिलकर बनाया जाता है, तो टंगस्टन का बना होता है। और हीटर का पूछ लिया जाए तो वो उसका जो स्प्रिंग वाला तार है वो बना होता है नाइक्रोम का। किसका बना होता है, नाइक्रोम का। फिर लास्ट अंतिम क्वेश्चन बचा है, पत्तियों का पौधों से गिरना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है। तो पौधों से जो पत्तियां होती है किस हार्मोन की कमी के कारण जो कि पौधों से पत्तियां अलग हो जाती हैं, गिर जाती हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको ढूंढ के पता करना है, ये बताना है कि ये किस हार्मोन की कमी से पौधे से पत्तियां गिर जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लगभग सारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं और सबका आंसर मैंने यहाँ पर आपके सामने दिया है। और आपको भी अपनी तैयारी को साथ में देखा होगा कि कितने क्वेश्चन थे ऐसे जिसका आंसर आपको आ रहा था। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको कितने क्वेश्चनों का आंसर आ रहा था। और इसके बाद हम और ऐसे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर और भी बड़े क्वेश्चनों के बारे में भी चर्चा करने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से होंगे। तो ऐसे काफी क्वेश्चनों के हम बारे में चर्चा कर लेंगे ताकि विज्ञान के विषय के अंदर हमारे बोर्ड एग्जाम से जो पेपर आएगा उसमें एकदम आसानी से हम पूरा कर पाए और हमारे पूरे नंबर आए 80 में से 80। और 20 नंबर तो आपको पता ही है स्कूल वाले होते ही हैं, तो हमारे 100 नंबर से कोई नहीं रोकना चाहिए, ऐसी हमारी तैयारी होनी चाहिए। और बोर्ड एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों को अपनी तैयारी पर जोरों से करनी है। तो मार्च के अंदर लगभग एग्जाम हो जाएगा, तो समय को देखते हुए आपको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि सारा सिलेबस को आप अच्छे से पढ़ पाओ, सारे विषय को अच्छे से पढ़ पाओ और अपनी तैयारी के इस प्रकार से होनी चाहिए कि सारे नंबर अच्छे आए और मार्कशीट के अंदर अच्छे नंबर दिखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आते हैं। तब तक जय हिंद जय भारत।